प्यारे बच्चों, आपका +2 क्लास में स्वागत है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका जो 8th यूनिट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ 3D ट्रांजिशन मेटल्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। Today's topic is standard reduction potentials and chemical reactivity of the elements of 3D transition series। तो जैसे कि आप जानते हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ द कैटाइन ऑफ द मेटल इन द aqueous solution डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ पर कॉपर का लेते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो व्हेन द डाइवलेंट cupric cation is reduced to copper metallic lattice, its standard reduction potential is plus 0.34 volt. And when the protons reduce to produce hydrogen gas, so its standard reduction potential is 0.0 volt. And when the divalent zinc cation reduced to zinc metallic lattice, then its standard reduction potential is minus 0.76 volt। अब ये जो standard reduction potential की जो वैल्यूज है, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि greater the value of standard reduction potential, greater is the tendency to gain the electron। तो जितनी अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी उतना ही अधिक उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। In other words, the stability of the cation in the aqueous solution decreases as the value of standard reduction potential increases। यानी कि in other words we can say greater the value of standard reduction potential, lower is the stability of the cation in aqueous solution, क्योंकि वो रेडली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और वो कुप्रिक कैटाइन से कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि लोअर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर इज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, हैज मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कैटाइन इन द एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि अगर उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है वो लोअर है एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो रिड्यूस नहीं होगा, यानी कि वो कैटाइन जो है वो मोर स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस तरह से हमारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि जिंक है वो कुप्रिक कैटाइन को रिड्यूस कर देता है कॉपर मेटल में और खुद डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन में। तो यानी कि इसका जो रिएक्शन है ये फिजिबल क्यों है? क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे तो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.76 वोल्ट और कुपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.34 वोल्ट। तो इसका मतलब जिसका लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसका कैटाइन भी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में, और जिसका हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसका कैटाइन क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। So that is why जिंक जो है वो कुप्रिक कैटाइन को रिड्यूस कर देता है। सिमिलरली जिंक जो है वो एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देते हैं। तो यानी कि जिंक क्यों जो है वो एसिड से उनके प्रोटॉन को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है? क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो जिंक का है माइनस 0.76 वोल्ट और जबकि हाइड्रोजन का है 0.0 वोल्ट। यानी हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर है और जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है। सो लोअर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर स्टेबल इज द कैटाइन। यानी कि जिंक डाइवलेंट कैटाइन इज मोर स्टेबल देन प्रोटॉन, इसलिए जिंक जो है वो प्रोटॉन को रेडली रिड्यूस कर देता है इनटू हाइड्रोजन गैस
इस तरह से जिंक जो है वो एसिड में डिजॉल्व हो जाता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। नेक्स्ट है कॉपर कांट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द डिल्यूट एसिड्स। तो यानी कि कॉपर जो है वो डिल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकता है। तो इसका रीजन क्या है? अगर आप इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कंपेयर करें हाइड्रोजन और कॉपर के, तो हाइड्रोजन का है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 वोल्ट और जबकि कॉपर का है 0.34 वोल्ट। तो अगर आप देखेंगे तो लोअर द standard reduction potential, more stable is the cation in aqueous solution. Higher the standard reduction potential, less stable is the cation in the aqueous solution. तो यानी कि कुप्रिक कैटायन जो है वो less stable है than the protons in aqueous solution. Further, the standard reduction potential values depend upon the factors. तो ये कौन से फैक्टर जिन पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज डिपेंड करती है? दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये जो तीन एंथैल्पीज हैं इन पर डिपेंड करता है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक एटम्स इन सॉलिड स्टेट इनटू 1 मोल डाइवैलेंट जिंक कैटायंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वो 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप कि जो 1 मोल आपका जिंक एटम जिन सॉलिड स्टेट हैं उनको 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सो द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज पॉजिटिव हेयर, क्योंकि आपने क्या करना पड़ेगा, आपको मेटालिक बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, सिस्टम को सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो मेटालिक बॉन्ड टूटेंगे और आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट होंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या है कि जो 1 मोल आपके जिंक एटम जिन आइसोलेटेड स्टेट्स में हैं उनसे 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये भी एंडोथर्मिक स्टेप है क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो सम ऑफ दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए आपको हीट एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी सिस्टम को, यानी एटम्स को। तो इसका मतलब सेकंड स्टेप इज आल्सो एंडोथर्मिक। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि आपका जो 1 मोल डाइवैलेंट जिंक कैटायन है वो एक्वस सॉल्यूशन में अंडरगो हाइड्रेशन और इस तरह से 1 मोल डाइवैलेंट हाइड्रेटेड जिंक कैटायन में कन्वर्ट होने में जो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेप में हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है और ये जो थर्ड स्टेप इट इज एक्सोथर्मिक एंड द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जो ईच डाइवैलेंट आपके जिंक कैटायन है वो एक्वस सॉल्यूशन में ड्यू टू देयर पोलराइजिंग पावर वो जो वाटर मॉलिक्यूल हैं जो पोलर हैं इन नेचर उनको ड्यू टू आयन डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और इस तरह से पोलर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ईच डाइवैलेंट जिंक कैटायन को सराउंड कर लेते हैं और इनके बाहर एक लेयर या जैकेट बना लेते हैं। सो ड्यू टू दिस आयन डाइपोल इंट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑपरेट होती है। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the heat energy is evolved. So that is why the enthalpy of hydration is always negative. Thus, in the overall oxidation process of transformation of 1 mole of zinc atoms in solid state into 1 mole divalent zinc cations in aqueous state involves the total enthalpy change delta TH is the sum of
the enthalpies involved in the 3 steps of the oxidation process. तो वो 3 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में है आपकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सेकंड स्टेप में है एंथैल्पीज ऑफ आयनाइजेशन और थर्ड स्टेप में है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. Thus the total enthalpy change for the transformation of 1 mole of zinc atoms in solid state into 1 mole divalent zinc cation aqueous solution is the sum of sublimation enthalpy, first and second ionization enthalpies and hydration enthalpy. तो इसमें सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो है वो पॉजिटिव वैल्यू की है, जबकि हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू की है. तो अब प्रोसेस जो है वी कैन रिप्रेजेंट इन बोर्न हैबर साइकिल. तो जिसमें जो है वो आपका जिंक जो 1 मोल एटम्स इन सॉलिड स्टेट है वो कन्वर्ट होता है ओवरऑल में 1 मोल डाइवेलेंट जिंक कैटायन इन एक्वस सॉल्यूशन में. तो उसको आप 3 स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट स्टेप में आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है विच इज़ पॉजिटिव वैल्यू. सेकंड है फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज विच इज़ आल्सो पॉजिटिव. और थर्ड स्टेप में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन विच इज़ नेगेटिव. तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ द जिंक for the transformation into divalent cations in aqueous solution is negative. So this shows that the tendency to lose the electron of the zinc is very high. Hence the zinc metal is highly reactive, that is highly electropositive, and its divalent cation is more stable in the aqueous solution. तो जैसा कि आप जानते हैं सभी एलिमेंट्स के जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं दे आर टेकन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. और इस तरह से लेट अस कंसीडर द रिडक्शन ऑफ रिएक्शन. तो जिसमें 1 मोल कैटाइंस ऑफ द मेटल्स आर रिड्यूस्ड टू मेटालिक सॉलिड. तो इसमें जो टोटल एंथैल्पी चेंज है in this process, that is the sum of enthalpy of sublimation, enthalpies of ionization and enthalpy of hydration. तो ये जो total enthalpy change है that is the measure of standard reduction potential of the element, or we can say the standard reduction potential of the element is the measure of total enthalpy change in the reduction process. इस तरह से हम देखते हैं कि जो जिंक का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक एटम्स इन सॉलिड स्टेट इनटू 1 मोल हाइड्रेटेड डाइवेलेंट जिंक कैटायंस इन एक्वस सॉल्यूशन. तो उसकी टोटल एंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा टी एच इज नेगेटिव वैल्यू. हैंस द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. और इस तरह से हम इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और उसकी वैल्यू जो है दैट इज प्लस 0.76 वोल्ट. तो इसका मतलब प्लस 0.76 वोल्ट का मतलब है ग्रेटर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द मेटल greater is the tendency to lose the electron of the metal. Hence, greater is the reactivity of the metal and greater is the stability of the metal cation in the aqueous solution. यानी कि जितना अधिक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है किसी मेटल का जो उसकी पॉजिटिव वैल्यू है होगी उतना ही अधिक उसका जो कैटाइन है वो एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल होगा. और टोटल एंथैल्पी चेंज जो इसकी क्या है नेगेटिव है. लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स. तो यानी कि जब हम एलिमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं तो हम उसका कंपैरिजन उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स में नहीं करते हैं बल्कि उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स में करते हैं. तो इसलिए अगर हमने
जो जिंक मेटल है उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो हमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, यानी कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन बन जाता है जिंक का। दैट डाइवलेंट जिंक कैटाइन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जिंक सॉलिड मेटल में, यानी कि जो आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था वो बैकवर्ड डायरेक्शन में बन जाता है आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यानी कि डाइवलेंट जिंक जो है कैटाइन इन एक्वस मीडियम बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू जिंक मेटालिक सॉलिड। अब फॉरवर्ड में जो आपके टोटल एंथैल्पी चेंज थी वो उसकी नेगेटिव वैल्यू थी, तो बैकवर्ड में जो है वो टोटल एंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। अब जो आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो जिंक मेटल का था वो था प्लस 0.76 वोल्ट, और बैकवर्ड में यानी कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है जिंक मेटल का वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक मेटल। तो यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू थी पॉजिटिव 0.76 वोल्ट, तो इस तरह से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव 0.76 वोल्ट। तो इसका मतलब हुआ कि मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल more stable will be its cation in the aqueous solution, क्योंकि उतनी लोअर उसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होगी, यानी कि जितना अधिक नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगी उतनी टेंडेंसी जो है वो मेटल कैटाइन की एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की लोअर होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी लोअर होगी तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कैटाइन विल बी ग्रेटर। So in other words, we can say lower the value of standard reduction potential, यानी कि more negative the value of standard reduction potential of the transition metal, more stable is the cation of the metal in aqueous solution. So we can say more negative the standard reduction potential of the electrode, more stable is the oxidation state of the transition metal in the aqueous medium, यानी कि जितना अधिक नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा किसी मेटल का उतना ही स्टेबल उसका कैटाइन होगा एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड्स इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज व्हेन देयर डाइवलेंट कैटाइंस आर रिड्यूस्ड टू सॉलिड मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज द मेजर ऑफ टोटल एंथैल्पी चेंज, दैट इज डेल्टा TH, एंड डेल्टा TH इज द सम ऑफ sublimation enthalpy, ionization enthalpy and hydration enthalpy. Let us study the trends in standard reduction potential values of the elements of 3D transition series when their divalent cations in aqueous solution are reduced to solid metals. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं between the elements of 3D transition series in order of their increasing atomic number along the x-axis and their standard reduction potential values in volts along y-axis when their divalent cations in aqueous solution are reduced to solid metals. तो अब इसमें अगर आप प्लॉट देखते हैं तो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो अब ये रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं है? देयर आर सम इरेगुलरिटीज। तो ये रेगुलर ट्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एज वेल एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है।
इस वजह से इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज में भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, अगर आप प्लॉट को ध्यान से देखते हैं, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज जो हैं वो गो ऑन बिकमिंग लेस नेगेटिव एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो यानी कि ये लेस नेगेटिव क्यों होती जा रही है, क्योंकि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड the atomic number goes on increasing, hence effective nuclear charge also goes on increasing, and the shielding effect of d electrons is poor. So that is why the sum of first and second ionization enthalpies of the transition elements also go on increasing as we move from left to right along the period. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, अगर आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज देखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज के, तो सिर्फ कॉपर ही एक ऐसी मेटल है जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 0.34 वोल्ट है। बाकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं अदर एलिमेंट्स की, उन सब की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव हैं। सो इसलिए कॉपर जो है वो यूनिक बिहेवियर शो कर रहा है अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए शो करता है क्योंकि इसकी जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बैलेंस नहीं कर पाती है फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इस वजह से कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव। सो दैट इज व्हाई कॉपर जो है वो कांट लिबरेट द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड्स, क्योंकि अगर आप कॉपर को जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर आप इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज को देखें तो कॉपर की है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.34 वोल्ट, जबकि हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है 0.0 वोल्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लोअर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर स्टेबल इज द कैटाइन, यानी कि जितनी कम वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की उतना ही स्टेबल जो है वो कैटाइन होगा। तो इन दिस केस अब जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो दैट इज लोअर देन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। इस वजह से जो प्रोटॉन है इन द एक्वस सॉल्यूशन दैट इज मोर स्टेबल देन द कुप्रिक कैटाइन ऑफ द कॉपर। सो दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, that is non-feasible, hence copper can't liberate the hydrogen gas from the acids. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, अगर आप प्लॉट को ध्यान से देखते हैं तो इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल और ये जिंक ये शो करती है मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये मोर नेगेटिव जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज क्यों शो करते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ मैग्नीज, अगर आप मैग्नीज का डाइवेलेंट कैटाइन देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, सो दैट इज मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल क्यों है? ड्यू टू हैविंग exactly half filled 3D subcell electron configuration of the valence cell, so which is more stable। इसलिए जो है वो इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो मोर नेगेटिव है, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस नहीं हो पाता है मैग्नीज सॉलिड मेटल में। सिमिलरली आपका जो जिंक है ये मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्यों शो करता है एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि जिंक का जो डाइवेलेंट कैटाइन है एक्वस सॉल्यूशन में दैट इज मोर स्टेबल ड्यू टू हैविंग मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बैलेंस सेल इन विच द डी सब सेल इज फुल्ली फिल्ड, यानी कि इसकी 3D10 जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज फुल्ली फिल्ड जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सब सेल विच इज मोर स्टेबल
हैंस डाइवलेंट जिंक कैटाइन जो है वो मोर स्टेबल एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड मेटल में रिड्यूस नहीं हो पाता है। दैट इज वाई द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक इज लो। नेक्स्ट आता है आपका निकल जो है, तो निकल भी जो है वो मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो शो करता है। तो ये क्यों करता है? जो डाइवलेंट निकल कैटाइन, अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वैलेंस शेल के 3d8, तो अब ये तो स्टेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन यहाँ पे जो है वो अदर फैक्टर वर्क कर रहा है। अदर फैक्टर क्या है कि जो डाइवलेंट निकल कैटाइन है इसकी पोलराइजिंग पावर वेरी हाई है, इस वजह से ये हाईली हाइड्रेटेड हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, जिस वजह से ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है इवॉल्व होती है। So due to very large negative value of hydration enthalpy, nickel divalent cation in aqueous solution is more stable. Hence, जो nickel है that shows more negative value of standard reduction potential. Next topic is trends in the standard reduction potentials of the 3D transition series when their trivalent cation is reduced to divalent cation in aqueous solution। तो यानी कि हाफ रिडक्शन रिएक्शन जो है वो हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि ट्राइवेलेंट कैटाइन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस्ड टू डाइवेलेंट कैटाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें जो ट्रेंड्स हैं वो सबसे पहला है कि ए वेरी लो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्कैंडियम when its trivalent cation by gaining 1 electron is reduced to divalent scandium cation in aqueous solution। तो इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो क्यों है स्कैंडियम की इन दिस केस? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो आपका स्कैंडियम ट्राइवेलेंट कैटाइन है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज मोर स्टेबल, जबकि डाइवेलेंट स्कैंडियम कैटाइन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वैलेंस शेल की 3d1 है विच इज नॉट स्टेबल। इस वजह से जो है वो ट्राइवेलेंट कैटाइन जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस नहीं होता डाइवेलेंट स्कैंडियम कैटाइन में। दैट इज वाई द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ट्राइवेलेंट स्कैंडियम कैटाइन इज वेरी लो। सेकंड ऑब्जर्वेशन है ए वेरी हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक व्हेन इट्स ट्राइवेलेंट कैटाइन इज रिड्यूस्ड टू डाइवेलेंट जिंक कैटाइन इन एक्वस सॉल्यूशन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ट्राइवेलेंट जिंक कैटाइन की जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3d9 विच इज लेस स्टेबल। तो ये रेडली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और डाइवेलेंट जिंक कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, बिकॉज डाइवेलेंट जिंक कैटाइन हैज फुल्ली फिल्ड 3d सबसेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विच इज मोर स्टेबल। So thus the tendency to gain electron is very high, hence this shows the very high value of standard reduction potential of zinc. Similarly, next observation है a very high value of manganese when its trivalent cation gain 1 electron and reduced to divalent manganese cation। तो इस केस में भी अगर आप देखते हैं तो ट्राइवेलेंट मैग्नीज कैटाइन है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस शेल की 3d4 विच इज नॉट स्टेबल। सो मैग्नीज ट्राइवेलेंट कैटाइन जो है वो रेडली इलेक्ट्रॉन गेन करके डाइवेलेंट मैग्नीज कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज इट हैज more stable electron configuration as the exactly half filled 3d subcell as 3d5। So that is why the tendency to gain the electron of trivalent manganese cation is very high, hence it shows the manganese shows the very high value of standard reduction potential when its trivalent cation is reduced to divalent cation in aqueous solution। Next observation है a low value of standard reduction potential of iron when its trivalent cation in aqueous solution is reduced to ferrous cation
बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये लो वैल्यू क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फेरिक कैटायन इज मोर स्टेबल इन द aqueous solution बिकॉज इट हैज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ 3D सबसेल एज एग्जैक्टली हाफ फील्ड 3D सबसेल। इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा और फेरस जो कैटायन है उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, बिकॉज फेरस जो आपका कैटायन है उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन जो है वो लेस स्टेबल है, क्योंकि उसके बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 3D6 है विच इज नॉट स्टेबल. So that is why tendency to gain electron is very low. Hence this shows the low value of standard reduction potential of iron when its trivalent cation is reduced to ferrous cation. Similarly vanadium divalent cation जो है वो these are more stable than vanadium trivalent cation, क्योंकि vanadium divalent cation की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन जो है वो more stable है, exactly half filled है as 3D3. तो ये क्यों एग्जैक्टली हाफ फील्ड? क्योंकि ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें लिगैंड्स अप्रोच करते हैं अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो उस तरफ जो है आपके डी ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के लोब्स होते हैं, तो ये मोर रिपल्सन फील करते हैं, इसलिए डी सब सेल की डिजेनरेसी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं. लोअर एनर्जी लेवल है T2G जिसमें होते हैं 3DXY 3DYZ एंड 3DZX 3 ऑर्बिटल जो होते हैं, और हायर एनर्जी लेवल में जो मोर रिपल्सन फील करते हैं ड्यू टू अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन वो हैं DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर. तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल में हर्ट्ज रूल के मुताबिक जो है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देते हैं T2G3 की. That is why vanadium divalent cation is more stable than vanadium trivalent cation. Next topic है standard reactivity and standard reaction potential values of transition elements of 3D transition series. तो जैसे कि आप जानते हैं कि lower the value of standard reaction potential of the metal, more stable is its cation in the aqueous solution, hence more reactive is the metal. तो जनरली जो रिएक्टिविटी है ट्रांजिशन मेटल्स की वो वेरी वेरी वाइडली, क्योंकि कुछ तो आपके नोबल मेटल्स हैं लाइक गोल्ड प्लेटिनम जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड से और हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाते हैं. कुछ जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जो एसिड से रिएक्ट करके उनके प्रोटॉन को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व करते हैं, और कुछ जो हैं वो पैसिव हैं इन द केमिकल रिएक्शंस जैसे टाइटेनियम वेनेडियम एट्सेट्रा. तो 3D ट्रांजिशन सीरीज के जितने भी मेटल्स हैं एक्सेप्ट कॉपर, दीज आर वेरी रिएक्टिव देन द ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ अदर ट्रांजिशन सीरीज. तो कॉपर को छोड़ के बाकी सभी जो मेटल्स हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज के वो more reactive हैं than the transition metals of other transition series. अगर आप प्लॉट देखते हैं between the transition elements of 3D transition series in order of their increasing atomic number along the x-axis and standard reaction potentials when their divalent cations are reduced to metallic solid in aqueous solution in volts along y-axis. तो आप देखते हैं कि एक तो जनरल जो ट्रेंड है कि जनरली जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो लेस नेगेटिव होती जा रही है, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवैलेंट कैटायंस डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप देखते हैं इस प्लॉट को देखते हैं तो इसमें मोर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ मैग्नीज कोबाल्ट एंड जिंक जो है जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये इंडिकेट करती है कि इनके जो डाइवैलेंट कैटायंस है दीज आर मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन. नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज व्हेन देयर ट्राइवैलेंट कैटायंस गेट रिड्यूस्ड इनटू डाइवैलेंट कैटायंस इन एक्वस सॉल्यूशन. तो ये इंडिकेट करता है कि जैसे कि ट्राइवैलेंट मैग्नीज कैटायन एंड कोबाल्ट ट्राइवैलेंट कैटायंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है?
क्योंकि जो ट्राइवेलेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइवेलेंट मैग्नीज कैटाइन है एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल की 3d4 है, जो कि लेस स्टेबल है, और ये इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं मैग्नीज डाइवेलेंट कैटाइन में, जिनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है, विच इज मोर स्टेबल है. So that is why trivalent manganese cation undergo reduction to convert into manganese divalent cation. तो जो खुद रिड्यूस होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं. सो दैट इज वाई मैग्नीज ट्राइवेलेंट कैटाइन एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सेकंड है कि जो टाइटेनियम डाइवेलेंट कैटाइन, वेनेडियम डाइवेलेंट कैटाइन एंड क्रोमियम डाइवेलेंट कैटाइन है, दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट एसिड. जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्रोमियम डाइवेलेंट कैटाइन है, तो ये लेस स्टेबल है, और ये मोर स्टेबल क्रोमियम डाइवेलेंट कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है बाय अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. तो जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस. दैट इज वाई क्रोमियम डाइवेलेंट कैटाइन एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. सो थैंक यू, धन्यवाद. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज of the transition metals when their trivalent cations are reduced to divalent cations. So these value indicate that first, the trivalent manganese cation and trivalent covalent cations are strongest oxidizing agents. तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप देखते हैं जो आपका ट्राइवेलेंट मैग्नीज कैटाइन है वो क्रोमियम को ऑक्सीडाइज कर देता है एंड एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों एक्ट करता है, क्योंकि अगर आप ट्राइवेलेंट मैग्नीज कैटाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल देखेंगे तो 3d4 विच इज़ लेस स्टेबल. इसलिए ट्राइवेलेंट मैग्नीज कैटाइन जो है वो रेडली इलेक्ट्रॉन गेन करता है और डाइवेलेंट क्रोमियम कैटाइन को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू ट्राइवेलेंट क्रोमियम कैटाइन में, और खुद कन्वर्ट हो जाता है मोर स्टेबल डाइवेलेंट मैग्नीज कैटाइन इन एक्वस सॉल्यूशन whose valence electron configuration is exactly half filled 3d subcell 3d5. Hence, divalent manganese cation is more stable and trivalent manganese cation is less stable in aqueous solution. That is why trivalent manganese cation acts as strong oxidizing agent in aqueous solution. Second है कि जो टाइटेनियम डाइवेलेंट कैटाइन, वेनेडियम डाइवेलेंट कैटाइन एंड क्रोमियम डाइवेलेंट कैटाइन है, दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट एसिड. जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्रोमियम डाइवेलेंट कैटाइन है, तो ये लेस स्टेबल है, और ये मोर स्टेबल क्रोमियम डाइवेलेंट कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है बाय अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. तो जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस. दैट इज वाई chromium divalent cation acts as strong reducing agent. So thank you, धन्यवाद.